नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि पहली सूची में 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 34 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। वहीं भड़काऊ बयान देने वाले 3 चेहरों की भी छुट्टी कर दी गई है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी। 34 केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी, 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट उतारे गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है। वहीं पार्टी ने पहली लिस्ट में 34 सांसदों के टिकट काटे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। 5 सीटों पर भाजपा ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। वहीं 47 पुराने चेहरे उतारे गए हैं। राज्य से 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने किया है। पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से निरहुआ भोजपुरी कलाकार निरहुआ चुनाव लड़ेंगे। वहीं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए गए हैं। बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। वहीं 7वीं प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट काटा गया है। उनकी जगह आलोक शर्मा चुनाव लड़ेंगे। 6 सांसदों के टिकट काटे गए। 5 सीटों पर बदले चेहरे। वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर ऐलान किया गया है। उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जबकि 5 सीटें होल्ड पर हैं। छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, धार, बालाघाट सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से, विवेक सेजवलकर ग्वालियर से, राज बहादुर सिंह सागर से, डॉक्टर केपी यादव गुना से और रमाकांत भार्गव विदिशा से, गुमान सिंह डामोर रतलाम से। बता दें कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया है, जबकि आलोक शर्मा को उनकी जगह पर टिकट दिया गया है। हालांकि अभी उज्जैन, इंदौर सहित 5 जगहों के उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं 29 सीटों पर बकाया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वहीं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से भोजपुरी एक्टर रवि किशन चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पहली लिस्ट में 34 मंत्री समेत 195 नाम शामिल। 34 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। वहीं भड़काऊ बयान देने वाले 3 चेहरों की भी छुट्टी की गई है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए गए हैं। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी नाम शामिल हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट चुनाव में उतारे गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की
सूची जारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने पहली सूची जारी की है जिसमें 195 लोगों का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बात करें रक्षा मंत्री की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि भाजपा की पहले लिस्ट में 34 मंत्री समेत 195 नाम शामिल हैं। 34 सांसदों को टिकट काटे गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सांसदों को टिकट काटे गए हैं। 5 सीटों पर नए चेहरे सामने आए हैं। बता दें कि इस बार भोपाल की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी पत्ता कट गया है। उनकी जगह आलोक शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से विवेक सेजवलकर का भी नाम काटा गया है। उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। अगर वहीं गुना की बात करें तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते डॉक्टर केपी यादव का टिकट काटा गया है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिली है। वहीं रामाकांत भार्गव को पत्ता कट गया है। गुमान सिंह डामोर का भी रतलाम से पत्ता काटा गया है। भोपाल की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम इस बार नहीं लिया गया है। वहीं इस बार भाजपा की लोकसभा सूची जारी की है। बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में 34 मंत्री समेत 195 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 24 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन 5 सीटें होल्ड पर रखी गई हैं। वहां का मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है? जी मैम सुननी करिए। सर, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। हाँ सर, लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 है, जबकि 24 सीटों पर ऐलान किया गया है उम्मीदवारों का, लेकिन 5 सीटें होल्ड पर है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? होल्ड पे है और उन पे अभी वो चल रही है। देखते हैं कि किसको टिकट मिलता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि मौजूदा विधायक सांसद विवेक सेजवलकर का टिकट काट दिया गया है और पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को इस बार मैदान में उतारा है। उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? इसमें मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर आई है और इस बार उनका जो दावा है कि 29 की 29 लोकसभा सीट वो अपने कब्जे में करना चाहती हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनको एक सीट से उनको हाथ धोना पड़ा था। 28 सीट उनके खाते में आई हुई थी और जो एक सीट बची हुई थी वो नकुल नाथ जी थे। लेकिन इस बार उनका पूरा वही है कि 29 में से 29 सीट वो अपने कब्जे में करना चाहती है बीजेपी। जी दिव्यानंद जी, वहीं शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी की जो आला कमान है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है और इस बार उनको विदिशा से उनको लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। और इस बार हालांकि वहाँ की जनता भी यही चाहती है कि उनको टिकट दिया जाए और वहाँ के जितने भी जो नेता हैं वो सब शिवराज सिंह को की सपोर्ट में है और इस बार उन्होंने शिवराज सिंह के ऊपर भरोसा जताया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल के सांसद रह चुकी हैं, उनके साथ अब उनकी जगह पर आलोक शर्मा को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही 5 नए चेहरों का ऐलान किया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
इस बार मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी नए लोगों को भरोसा ज्यादा है। किसी की कोई खबर तक नहीं थी, आलाकमान ने नए लोगों को मौका दिया था, चाहे वो मोहन यादव हो मुख्यमंत्री, उनका कभी सोचा नहीं था। तो वही चीज है, बीजेपी की यही रणनीति है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, इसीलिए। जी। मध्य प्रदेश में 6 सांसदों के भी टिकट काटे गए हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही है कि 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। उनके बीजेपी ने अपने खुद के सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट जारी की हुई है, तो सर्वे में कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिली, चाहे वो जनता के बीच में जाने में असमर्थता जताई हो जी। सर्वे के अकॉर्डिंग, और इसलिए निजी टिकट है ना जो 6 सांसदों के काटे गए हैं, वो यही कारण रहा होगा। उनका क्या, जो 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हालांकि विवेक सेजवलकर का जो टिकट काटा है ग्वालियर से मौजूदा सांसद से, तो उन्होंने भी यही बोला है कि बिल्कुल वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी को जिताने के लिए 29 सीट के लिए वो मेहनत करेंगे। जिन 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उनको उनकी लोकप्रियता भी क्षेत्रों में होगी, जिसके इन 6 सांसदों को टिकट काटने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जैसे नए लोगों को मौका दिया जाए, और नया चेहरा जब सामने आता है तो कई ऐसे कार्यकर्ता जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी आगे आने का अवसर बीजेपी ने इस बार दिया है। जी, यही कारण है। जी, बहुत बहुत अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद जी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची की जारी। पहली सूची में 34 मंत्री समेत 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 34 सांसदों के काटे गए टिकट। भड़काऊ बयान देने वाले 3 चेहरों की भी छुट्टी की गई है। वहीं 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपदाओं की स्थिति को चलते एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। बता दें कि एयर एम्बुलेंस जीवन रक्षक सिद्ध होगी। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम रहेगी मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास सफल। मध्य प्रदेश की पहली बार एयर एम्बुलेंस बनकर हुई तैयार। मुख्यमंत्री ने किया एयर एम्बुलेंस को रवाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह में किया गया शुभारंभ। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौके पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। बता दें कि आपदाओं की स्थिति में जीवन रक्षक सिद्ध होगा। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम भी मौके पर मौजूद होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास सफल होगा। मध्य प्रदेश की पहली एयर एम्बुलेंस बनकर हुई तैयार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शुरुआत। आपदाओं की स्थिति में होगी जीवन रक्षक सिद्ध। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम मौके पर रहेगी मौजूद। भाई हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, जैसे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, इस पहले तो आप बताइए ये एयर एम्बुलेंस सेवा है क्या और इससे जनता को किस प्रकार से लाभ मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मुख्य द्वारा एयर एम्बुलेंस की सेवा आज शुरुआत की हुई है और इससे कहीं ना कहीं जनता को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कम समय में वो दूसरी जगह रेफर हो सकते हैं, जिसमें सारी सुविधाएं उस एम्बुलेंस में दी जा रही हैं।
जी। वहीं इस एयर एम्बुलेंस सेवा में मध्य प्रदेश जो पहली जगह है जहाँ पर इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, या फिर देश में कहीं और भी ऐसी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा चुकी है? जी, मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जी। पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, और जो कि सरकार के पीछे इसका मकसद क्या है इस एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का? इसका एक मकसद है कि जैसे कोई एक पेशेंट है, जी। अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको बाय रोड ज़्यादा समय लगता है, जिस कारण जी। वो उनकी जान गँवाना पड़ती है और इस एम्बुलेंस के माध्यम से वो कम समय में उस दूसरे नज़दीक के दूसरे हॉस्पिटल पर वो जा सकता है, जिससे उसकी जान बच सकती है। बहुत ही और सराहनीय कार्य है जनता के लिए। जी, एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से, लेकिन इस एम्बुलेंस में कई डॉक्टर भी तैनात रहेंगे। इन डॉक्टरों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? जी, मैं आपको बता दूँ इस जी। एयर एम्बुलेंस में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। जी। हालाँकि अभी इस तरीके का कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन नियुक्ति ज़रूर होंगी, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर हो। जो कि एयर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर मौजूद रहेगा, जो पेशेंट की निगरानी करते हुए जिस जगह पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ तक पेशेंट की निगरानी करेगा वो डॉक्टर। वहीं सरकार की तरफ से पहले ही 108 एम्बुलेंस की सेवा की जा चुकी है। वहीं अब एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की गई है, लेकिन इस प्रकार लोगों को किस तरह से सुविधाएं इस एम्बुलेंस में मिलेगी, लोगों को कितना इसमें मुनाफा होगा, लोगों को कितनी जल्दी एयर एम्बुलेंस के तहत अस्पताल के लिए रवाना और कितनी जल्दी उनको उपचार मिलेगा? जी, आपको बता दूँ कि इस एयर एम्बुलेंस में पूरी सुविधाएँ दी जाएँगी, चाहे वो जी। ऑक्सीजन को लेके हो, ऑक्सीजन की भी भरपूर व्यवस्था की जाएगी और जितने भी अगर कोई सीरियस ज़्यादा कंडीशन खराब है, तो उसमें मौजूद डॉक्टर रहेगा, वो रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करेगा। जी। और इसमें कितने समय में सीनियर तैनात होते हैं, कितने डॉक्टर के सीनियर तैनात होंगे? जी, मैं आपको बता दूँ इसमें एक पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें मौजूद रहेगा, एक डॉक्टर भी इसमें मौजूद रहेंगे और साथ में नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहेगा, जो प्रॉपर तरीके से जो भी जिस जगह पे वो पेशेंट रेफ़र हुआ है, वहाँ तक पूरी निगरानी करते हुए सबसे कम समय में जो कम से कम समय में उस पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाएँगे, जिससे कहीं न कहीं पेशेंट की जान बच बच जाएगी और वो पेशेंट अपने आसानी से रिकवर हो जाएगा। सवाल ये है कि सर 108 एम्बुलेंस पहले से शुरू की गई है, लेकिन अब एयर एम्बुलेंस की भी शुरुआत की जाएगी, लेकिन जो लोग होंगे उनको जैसे सुविधाएं चाहिए वो कितनी जल्दी सरकार प्रोवाइड करवा पाएगी सुविधा? जी, आपको बता दूँ कि अभी इस सेवा की शुरुआत हुई है। धीरे-धीरे सरकार की यही मंशा रहेगी कि इस योजना को इस अच्छे सराहनीय कार्य जो एयर एम्बुलेंस शुरुआत की है, उसकी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अभी इसकी शुरुआत हुई है और हालाँकि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई है और जनता के लिए आपको तो पिछली बार भी पिछली 108 एम्बुलेंस की सुविधा हुई थी। उससे भी कहीं न कहीं पेशेंट को, मरीजों को जाने में बड़ा आसानी होती थी। जी। मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में ये सेवाएं एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी? अभी मैं आपको बता दूँ ये अभी जो मेट्रो मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, बड़े-बड़े शहर हैं, अभी उनमें ये सेवाएँ चलेंगी। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि वो प्रत्येक जिले में ये एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए, और मरीजों के। अभी हाल ही में कितनी एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है, कितनी निर्धारित की गई है कि अभी तो एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है, लेकिन अभी क्षेत्रों में जाएगी तो कितनी निर्धारित की गई है एयर एम्बुलेंस? जी, अभी तो एक है एयर एम्बुलेंस की उन्होंने की है, लेकिन धीरे-धीरे अभी इसका कोई भी वो नहीं आया है सरकार की तरफ से कि कितनी एम्बुलेंस अभी ये जारी करेंगे। अभी एक एयर एम्बुलेंस है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। सरकार का भी यही कहना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी यही कहना है कि धीरे-धीरे ये सभी शहरों में हम इसको पहुँचाने का काम करेंगे। फिलहाल तो जितना ज देखने वाली बात ये होगी कि कब तक एम्बुलेंस सेवाओं की सुविधा लोगों तक मिलेगी। तमाम जानकारियों के लिए दिव्यानंद जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आपदाओं की स्थिति में होगी जीवन रक्षक सिद्धि डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम मौके पर रहेगी मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास सफल। मध्य प्रदेश की पहली एयर एम्बुलेंस बनकर हुई तैयार। मुख्यमंत्री ने किया एयर एम्बुलेंस को रवाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह में किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी रहे मौके पर उपस्थित।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू। मध्य प्रदेश मोहन यादव ने शुरुआत की। आपदाओं की स्थिति में होगी जीवन रक्षक सिद्ध। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम मौके पर रहेगी मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास। मध्य प्रदेश की पहली एयर एम्बुलेंस बनकर हुई तैयार। मुख्यमंत्री ने किया एयर एम्बुलेंस को रवाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह में किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौके पर रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। वहीं आपदाओं की स्थिति में जीवन रक्षक सिद्ध होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम मौके पर रहेगी तैनात। डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास सफल। मध्य प्रदेश की पहली एयर एम्बुलेंस बनकर तैयार हुई है। मुख्यमंत्री ने इस एयर एम्बुलेंस को रवाना किया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह में किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौके पर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। बता दें कि एयर एम्बुलेंस सेवा आपदाओं की स्थिति में जीवन रक्षक साबित होगा। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की भी टीम मौके पर तैनात रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रयास सफल रहेगा। मध्य प्रदेश की पहली एयर एम्बुलेंस बनकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने किया एयर एम्बुलेंस को रवाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह में किया गया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौके पर रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। वहीं ये वहीं बात करेंगे फरीदाबाद में हो रहे हाफ मैराथन की, जहां पर हाफ मैराथन में उमड़ा लोगों का जनसमूह। 70,000 से अधिक लोग दौड़े फरीदाबाद हाफ मैराथन में। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य इस हर साल फरीदाबाद मैराथन का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। बुजुर्गों और महिलाओं में भी दिखा खास जोश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा रहे मौजूद। फरीदाबाद में हाफ मैराथन में उमड़ा लोगों का जनसमूह। 70,000 से अधिक लोग दौड़े फरीदाबाद हाफ मैराथन में। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया। हर साल फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। बता दें कि बुजुर्गों और महिलाओं ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। इस मैराथन में 70,000 से अधिक लोग दौड़े। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से
इस मैराथन का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मैराथन को हर साल आयोजन करने की घोषणा की है। बुजुर्गों और महिलाओं में भी इस मैराथन को लेकर खासा जोश देखने को मिला। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल रहे। फरीदाबाद में हाफ मैराथन में 70,000 से अधिक लोगों ने लिया भाग। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य हर साल फरीदाबाद मैराथन का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौके पर मौजूद रहे। फरीदाबाद हाफ मैराथन में उमड़ा लोगों का जनसमूह। 70,000 से अधिक लोग फरीदाबाद हाफ मैराथन में दौड़े। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं इस मैराथन में महिला और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। फरीदाबाद हाफ मैराथन में उमड़ा लोगों का जनसमूह। 70,000 से अधिक लोग दौड़े फरीदाबाद हाफ मैराथन में। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया है। हर साल फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। बुजुर्गों और महिलाओं ने भी दिखा खासा जोश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा रहे शामिल। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें 70,000 से अधिक लोग दौड़े। वही हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंजाब से दुर्गेश काजरी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। वहीं इस मैराथन का उद्देश्य क्या है? देखिए प्रज्ञा, जो फरीदाबाद में हाफ मैराथन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो युवा है उनको नशे से दूर करने का है, नशे संबंधी जागरूकता फैलाने का है। युवाओं को हरियाणा सरकार चाहती है कि वो खेलों की तरफ आकर्षित हो और नशे से दूर रहे। तो इसलिए इतना खराब मौसम होने के बावजूद सुबह 5 बजे लगभग 70,000 लोगों ने इस हाफ मैराथन में भाग लिया, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। जी, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यही दिन क्यों सुनिश्चित किया गया है? देखिए, अक्टूबर जो महीना होता है वो त्योहारों की शुरुआत होती है, तो शायद इसी वजह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस हाफ मैराथन को जो हर साल करने का जो अपना बात कही है कि हर साल जो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा और युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो नशे को छोड़े, नशे को त्यागे, क्योंकि हरियाणा में अभी जो नशे से संबंधित मामले कम हैं, पंजाब में बहुत ज्यादा है। हरियाणा के युवा आपने जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली अगर कोई स्टेट है तो वो हरियाणा है। हरियाणा में कुश्ती, कबड्डी, हर तरह के खेलों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और इसी कड़ी के बीच जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं
उन्होंने घोषणा की है कि हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाए। वहीं इस मैराथन का सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर साल आयोजन किया जाएगा। आज आयोजन भी किया गया जिसमें भारी संख्या में बुजुर्गों, महिला और लोगों ने हिस्सा भी लिया है। लेकिन किस तरह से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है रैली के देखिए माध्यम से? जी, जी तो नशे को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को खासकर जी उनकी भागीदारी जो है खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए हरियाणा की बेटी और हमारे हिंदुस्तान की जो बॉक्सर रही है मैरी कॉम, जी वो भी इस मैराथन का हिस्सा रही है। उन्होंने भी जो युवा है को प्रेरित किया है कि अपना करियर जो है खेलों में बनाएं और तंदुरुस्त रहें और कसरत और दौड़ों की तरफ आकर्षित हों। तो इस तरीके से युवाओं को प्रेरित जी किया कि नशा जो है वो जो अकेले इंसान को नहीं पूरे समाज को कलंकित कर देता है, समाज का नुकसान करता है। एक व्यक्ति नशे से नहीं मरता, उसका परिवार, समाज पर उसका अलग ही छाप पड़ती है। तो नशे से दूर रहने के लिए उन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर थे अपने मैरी कॉम जी, जी उनको बुलाया है, उनको युवाओं के सामने उन्होंने बात कही है कि युवा जो है खेलों के प्रति तरफ जी प्रज्ञा। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। दुर्गेश जी, वैसे तो हम बात करेंगे फरीदाबाद में इससे पहले भी ऐसे इस तरह के मैराथन का आयोजन किया गया है? हाँ जी, पहले भी समय-समय पर मैराथन का आयोजन होता रहा है, पर जी इस बार जो इन्होंने जो मैराथन के बारे में बताया है कि ये जी मैराथन का मूल मंत्र जो है युवाओं को नशे से दूर करने के प्रति होगा। नशे की जो खराबियाँ हैं, नशे से जो समस्याएँ आती हैं इंसानी जीवन में, उसे जी जागृत करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो है प्रबंध किया गया है। तो हरियाणा सरकार चाहती है कि उसके युवा जो हैं, वो कहीं न कहीं इस जो बीमारी है नशे जी इससे दूर रहें। इससे पहले भी सरकार की तरफ से ऐसे जी, कोई कदम, सकारात्मक कदम उठाए गए जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले नशे से दूर रहने के लिए, रोजगार के लिए? सरकार की तरफ से कैसे कोई कुछ कदम उठाए गए हैं क्या? जी बिल्कुल। तो हरियाणा की तरफ से सबसे ज़्यादा रिवार्ड दिया जाता है जी खिलाड़ियों को, जी जो खिलाड़ी तंग तंग जो है मेडल जीत के लाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पूरे देश में रिवार्ड है, वो करोड़ों रुपए के रूप में जो युवाओं को दिया जाता है और उसके साथ-साथ उनको सरकारी नौकरी भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े बॉक्सर, बहुत बड़े-बड़े रेसलर जो हैं हिंदुस्तान में, वो हरियाणा से ही निकले हैं और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ खेलों के साथ-साथ अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने की भी मैं बात करूँ, तो हरियाणा के युवा उसमें भी काफ़ी आगे हैं। तो जो भी लोग माउंट एवरेस्ट भी फ़तेह करके आते हैं, तो सरकार की पॉलिसी है उनको पुलिस में इंस्पेक्टर या डीएसपी पद की उनकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर नौकरी पर रखा जाता है। तो सरकार बहुत ज़्यादा जो है कदम उठाती है युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए और हरियाणा सरकार तो पूरे भारत में फेमस है जी कि जो युवा खेलों में अपना दमखम दिखाते हैं, तो उनका बहुत मान-सम्मान किया जाता है। जी दुर्गेश जी, जैसे कि अभी बात करेंगे मैराथन की, बात कर रहे हैं, वहीं इस मैराथन का कब तक चलेगी मैराथन? और इस मैराथन में क्या कोई उम्र विशेष रही है कि इस उम्र के लोग, अधिक लोग जुड़े हैं इस मैराथन में? देखिए देखिए, इस मैराथन की बात करूँ तो आज जी मैराथन का आयोजन हुआ था तो 70,000 के करीब जी जो लोगों ने लगभग भाग लिया इसमें और जी ज़्यादातर युवा थे। और इसमें बहुत से बुजुर्ग महिला और पुरुष भी देखने को मिले जिनका हौसला देखते ही बनता था और वो आकर्षण का केंद्र बने हुए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र में इतनी लंबी दौड़ दौड़ना तो अपने आप में एक अलग ही बात नज़र आती है। तो इसमें जी बुजुर्ग, युवा, महिलाएँ, लड़कियाँ सबने मिलकर इस मैराथन को कामयाब बनाया है और बड़े पैमाने पर जो युवा हैं इस मैराथन का हिस्सा रहे। आपने बताया कि 70,000 से अधिक लोग इस मैराथन में जुड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस मैराथन को लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया है, जगह-जगह उन्होंने पुलिस के जवानों को खड़ा रखा हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर किसी कार्यक्रम में होते हैं, वैसे ही जो है वो सड़कों पर बहुत ज़्यादा
स्तर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस मैराथन को देखते हुए जगह जगह 10 किलोमीटर के एरिया में पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो पुलिस पूरी जो है पुख्ता जो प्रबंध सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए। फरीदाबाद में मैराथन का आयोजन किया गया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से युवाओं को किस तरह से ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन, 70,000 से अधिक लोग दौड़े। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। बुजुर्गों और महिलाओं ने भी दिखाया जोश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मौके पर रहे मौजूद। फरीदाबाद में मैराथन का किया गया आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग दौड़े। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। वहीं इस मैराथन में मुख्यमंत्री सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मैराथन में 70,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया है। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। वहीं इस मैराथन में 70,000 से अधिक लोग दौड़े हैं। वहीं इस मैराथन की बात करें तो इस मैराथन का उद्देश्य नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाने का था। वहीं इस मैराथन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर साल इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन का आयोजन अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। फरीदाबाद हाफ मैराथन में उमड़ा लोगों का जनसमूह, 70,000 से अधिक लोग फरीदाबाद में दौड़े। वहीं इस मैराथन में बुजुर्गों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हर साल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया है। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 70,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। वहीं इस मैराथन का आयोजन करने का उद्देश्य नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाने का है। हर साल फरीदाबाद में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हर साल इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। बुजुर्गों और महिलाओं ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल रहे।
वहीं बात करेंगे मौसम की। मौसम ने लिया करवट। बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेज हवा और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। सीएम ने 3 घंटे का अलर्ट जारी किया है। जालौन हरदोई में गिरे ओले, 24 घंटे में 4 मौतें। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बारिश, लखनऊ समेत 10 जिलों में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। तेज हवा और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 72 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन बादल छाए रहने की और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम ने बदली करवट। तेज आंधी और बारिश का दौर जारी। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। डीएम ने 3 घंटे का अलर्ट जारी किया है। वहीं जालौन और हरदोई में भी ओले गिरे हैं। 24 घंटे में 4 मौतें भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। तेज हवाओं और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 72 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि मार्च महीने में मौसम ने बदली करवट। तेज आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं इस मौसम को लेकर डीएम ने 3 घंटे का अलर्ट जारी किया है। जालौन और हरदोई में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते 24 घंटे में 4 मौतें हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 10 जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलराम जी, उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, वहां पर ओले भी गिर रहे हैं, लेकिन इस मौसम के बदलाव के चलते किसानों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, यूपी में भारी बारिश हो रही है। यूपी के 35 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे से लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है। 4 मौतें भी यूपी में देखने को मिली हैं। जालौन और यूपी में ओले भी गिरे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के जिलाधिकारी ने 3 घंटे का अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये बेमौसम की जो बारिश है, ये किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक है। आपको बता दें कि इस समय जो तिलहन की फसलें हैं, सरसों है, राई है, जो भी इन सबको काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये बेमौसम की बारिश कई मामलों में काफी नुकसानदायक है। वही इस बारिश से लगातार किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। किस प्रकार से किस तरह की फसलें नुकसान हुई और कितने प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है? जी, ये बारिश जो है, ये गेहूं को छोड़कर बाकी जो फसलें हैं, जिसमें चना है, अरहर है, सरसों है, इस तरह की जो फसलें हैं, आलू है, इन सब के लिए बेहद नुकसानदायक है। गेहूं के लिए भी बारिश के साथ जो आंधी चल रही है, वो गेहूं के लिए भी काफी नुकसानदायक है। और किसान अन्नदाता जो है, वो काफी परेशान हो गया है इस बारिश से। लगातार इस मौसम के अचानक बिगड़ने से किसानों के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है। किसानों को भी फसलों की चिंता है, लेकिन प्रशासन क्या कुछ कर रही है मुआवजे को लेकर? प्रशासन की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है किसानों को? जी, अभी प्रशासन अनुमान लगा रहा है कि बारिश से कितना नुकसान हुआ है। ये जो बेमौसम की बारिश के साथ जो आंधी है, इससे क्या नुकसान हुआ है, इस नुकसान का आकलन करने के बाद प्रशासन जो है राहत या मुआवजा राशि किसानों को देगा। वहीं पर एक खबर सामने आई थी कि आकाशीय बिजली लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है, लेकिन आज एक खबर आई थी मां और बेटी पर भी आकाशीय बिजली गिरने से वो लोग उनको गंभीर चोटें आई और एक की मौत हो गई। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आकाशीय बिजली का प्रकोप कैसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश को लेकर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना काफी प्रबल हो जाती है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं कि लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें, या विशेष कोई कार्य न हो तो घर के अंदर ही रहें।
क्योंकि आकाशीय बिजली से जान माल की काफी हानि हो रही है, देखने में मिल रहा है। आपको बता दें कि इस भारी बारिश और जो आकाशीय बिजली गिरी है, इन सब मिला के करीब 4 मौतें हो चुकी हैं बीते 24 घंटे में। तो जो अचानक मौसम ने जो करवट ली है, इसके चलते प्रशासन क्या कुछ कर रहा है कि प्रशासन किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है कि लोग अपने घर में रहें, लोगों को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की कैसे मुहैया करवाई जा रही है प्रशासन की ओर से? जी, प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है कि कहीं पर जल भराव न होने पाए, या और जो लोग खुले में जो लोग रहते हैं उनको लेकर भी प्रशासन लगातार जो है उनको रैन बसेरों में रहने की हिदायत दे रहा है, उनको पहुंचाया भी जा रहा है। जो लोग खुले में रह रहे हैं उनके लेकर लगातार जो है प्रशासन जो है उनको रैन बसेरों में भेज रहा है। इसके साथ ही अपील की जा रही है लोगों से कि वो खुले में ना रहें। वहीं भारी बारिश के चलते सड़कों पर हादसे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं प्रशासन की ओर से इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। इसके साथ ही हाईवेज पर पेट्रोलिंग करके लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बारिश के मौसम में रफ्तार को संयमित रखें और अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा जो है वो अपने घरों पर ही रहें। वहीं आपने बताया कि मौसम के चलते प्रशासन की ओर से बहुत इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग खुले में रहते हैं, जो झुग्गी पट्टियों पर रहते हैं, उनकी तरफ से प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? जी, प्रशासन ने उनको लिए अस्थायी रैन बसेरे जो बने हैं, लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ में नगर निगम ने कई अस्थायी रैन बसेरे बना रखे हैं। लोगों को वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि जिनके जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, उनको लगातार उनसे अपील की जा रही है कि वो लोग रैन बसेरे में आकर रहें और इस जो बेमौसम की बारिश है, जो हैवी आपदा है, इससे जो है जितना हो सके उतना बचें। वहीं आज गोरखपुर में सीएम योगी का एक कार्यक्रम था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4500 छात्र छात्राओं को सौगात दी है। सीएम ने छात्रों को टैबलेट बांटे हैं। जो ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में जो है अच्छे से अच्छे नंबर पाए हैं और उनको सीएम ने 4500 छात्र छात्राओं को जो है सीएम ने टैबलेट बांटे हैं। अब इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। युवाओं को छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। यूपी के जितने स्कूल हैं उन हर स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। ये सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। वही मुख्यमंत्री योगी की तरफ से युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कई सकारात्मक योजनाएं भी लागू की गई, कितनी जमीनी तौर पर सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी योजनाएं चालू की थी, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो धरातल पर उतरती हुई दिख रही है। उनका लाभ भी छात्रों को मिल रहा है, चाहे वो अभ्युदय योजना हो जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें हर एक विषय के लिए विशेषज्ञ शिक्षक रखे गए हैं और लगातार जो है इसका लाभ देखने को मिल रहा है। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो या यूपी लोक सेवा आयोग की हो या कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड की हो, सारी परीक्षाओं में इन कोचिंगों से तैयार होकर जो तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं लगातार जो है वो चयनित हो रहे हैं। काफी बड़ा लाभ इसका देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 4500 छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने दी सौगात। सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट। छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने दिया मंत्र, शिक्षा से ही विकसित भारत बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा से ही विकसित भारत बनेगा, टैबलेट से युवा व स्मार्ट बनेगा। आज युवा का भविष्य उज्जवल है, हमारा युवा प्रतिभाशाली और सक्षम है, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास होना जरूरी है। सीएम ने कहा कि कोरोना के समय स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तब समझा यह स्मार्ट क्लास का मतलब।
बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। इस दौरान 4500 छात्र छात्राओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट से युवा अब स्मार्ट बनेगा, ऐसा कहा है। आज युवा का भविष्य उज्जवल है। वहीं आज की वीआईपी विशेष में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।